Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the pulmonary circulation. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन की। तो देखो, रेस्पिरेशन का ये जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने फर्स्ट ही लेक्चर में कवर करवाया था कि रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब है सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसे ही हम बोल देंगे रेस्पिरेशन। लेकिन इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इसके मैकेनिक्स की बात करेंगे। आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बोल सकते हो, या एक पूरी प्रोसेस कि किस तरीके से हम सांस को अंदर ले रहे हैं, कैसे वो बाहर जा रही है, इसमें लंग्स का क्या रोल है, हमारी जो थोरेसिक कैविटी है उसका क्या रोल है, जो रिब्स है उनका क्या रोल है, इन सभी चीज़ों को। तो थोड़ा सा इंट्रो बताता हूँ। वैसे हमने पहले भी कवर किया है कि जो आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वही सांस को अंदर लेना बाहर छोड़ना, और इसमें होते हैं टू फेजेस। पहला जो फेज होता है दैट इज इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, सांस को अंदर लेना। और दूसरा जो फेज रहेगा दैट इज एक्सपायरेशन, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना या फिर एयर को बाहर छोड़ना। डिटेल में मैंने पूरा बताया था कि ऑक्सीजन भी आप अंदर लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हो, नाइट्रोजन और अदर गैस भी, कितना कितना अमाउंट जितना एटमॉस्फेयर में है, फिर इन सभी को आप छोड़ते हो। लेकिन जो हमारी ऑक्सीजन है वो बॉडी यूज़ कर लेती है, उसका कुछ अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करती है, तो हम ऑक्सीजन कम छोड़ते हैं जितना लिए थे इनटेक के कंपैरिजन में, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ते हैं क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुई। इसीलिए जनरली ये बोला जाता है कि इंस्पायरेशन के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं, एक्सपायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर करते हैं। तो उसी मैंने ये भी बताया था कि जो हमारी इंस्पिरेशन होती है ये होती है एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव का क्या मतलब है, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो बहुत सारी मसल हैं। प्राइमरी मसल की मैं बात करूं तो डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या होता है, जब हम अंदर करते हैं डायफ्राम डिसेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके साथ साथ सेकेंडरी में अगर हम और बात करें तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंस्पिरेशन में इन सब का बहुत ज़्यादा रोल है। तो इंस्पायरेशन होती है एक एक्टिव प्रोसेस। वहीं अगर एक्सपायरेशन की बात करें ना तो जनरली क्या होता है, जो नॉर्मल एक्सपायरेशन है पैसिव प्रोसेस, इसमें हमारी ताकत नहीं लगती। जो हमने सांस को अंदर लिया था, डायफ्राम नीचे हुआ था, उसको आप कभी देखें ना, ऐसे आप छोड़ दो कि रिलैक्स हो रहा, तो ये पैसिव होती है। लेकिन अगर आप फोर्स से एक्सपायरेशन करते हो, मतलब अब मैं सांस को बाहर ही करते जा रहा, बाहर करते जा रहा, उसमें कुछ मसल का रोल होता है और वो होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया इसीलिए यहाँ पर लिखा नहीं। अब हम बात करते हैं कि हमारी थोरेसिक कैविटी या फिर थोरेसिक केज का क्या रोल है रेस्पिरेशन में। सो मूवमेंट ऑफ थोरेसिक केज। अब थोरेसिक केज क्या, थोरेसिक केज में हमारे आ जाते हैं पूरा रिब्स, जो हमारे पेयर रहेंगे 12 पेयर हो गया। इसके अलावा पीछे हम बात करें तो वर्टिब्रा, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली जिन चीज़ का रोल है उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जब भी इंस्पायरेशन होता है स्पेशली हम बात करेंगे, सो देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक केज। आप करके देखो, जैसे ही हमने इंस्पायरेशन किया हमारी थोरेसिक कैविटी का एनलार्जमेंट होता है, पूरे डायमीटर बढ़ते हैं। क्योंकि आप कभी भी देखना हमारा आई और पीछे का डायमीटर भी बढ़ता है, थोरेसिक कैविटी का ट्रांसवर्स भी बढ़ता है और साथ ही साथ वर्टिकल भी बढ़ेगा, ऊपर नीचे का भी, एंटेरो पोस्टीरियर भी और ट्रांसवर्स भी, ये सभी डायमीटर बढ़ते हैं। अब कैसे बढ़ते हैं, तो मेनली पार्टिकुलरली थोरेसिक केज में 4 स्ट्रक्चर होते हैं इन मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग। पहली चीज है थोरेसिक लिड। थोरेसिक लिड का बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि किस किस से मिलकर बनी होती है, हमारे अपर पेयर ऑफ रिब्स से, जो 12 पेयर है उसका जो फर्स्ट पेयर है अपर पेयर, उससे साथ ही साथ मैन्यूबिरियम स्टर्नाई। अब बोलोगे भैया मैन्यूबिरियम स्टर्नाई क्या, तो यहाँ इस तरीके से होता है स्टर्नम, और ऐसे होती है हमारी पूरी रिब्स, इस तरीके से 12 पेयर। ठीक है, तो जो अपर पेयर है उससे मिलकर बनी है, साथ ही साथ जो स्टर्नम का ऊपर वाला पार्ट होता है इसे ही बोलते हैं मैन्यूबिरियम स्टर्नाई। तो अपर पेयर और रिब्स और इस स्टर्नाई ने, मैन्यूबिरियम स्टर्नाई ने मिलकर बना दिया थोरेसिक लिड, और ये अब बढ़ाती है हमारा एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ थोरेसिक केज, मीन्स आगे और पीछे का डायमीटर है ना। मतलब नॉर्मली ये मान लो इतना था, जैसे ही हम इंस्पिरेशन करते हैं तो आगे पीछे का डायमीटर बढ़ जाता है। जैसे बोलते हैं ना आर्मी की सीना फुलाओ, सीना फुलाओ, क्या होता है डायमीटर, फिर वो बोलते हैं ना इसकी छाती 56 की है, ऐसे आप लोग समझ सकते हो।
दूसरी चीज़ खुद प्रैक्टिकल करो ये चीज़ें। इसके अलावा जो हमारा सेकेंड मूवमेंट है या फिर सेकेंड स्ट्रक्चर है दैट इज अपर कोस्टल सीरीज। अपर मतलब ऊपर, कोस्टल मतलब रिप्स, ऑफ सीरीज मतलब इसमें कुछ सीरीज होगी, मतलब काफ़ी सारी स्ट्रक्चर होंगे, नंबर में ज़्यादा होंगे। तो फर्स्ट पेयर को आप छोड़ दो, अब सेकेंड से लेके फर्स्ट, सेकेंड से लेके सेकेंड, थर्ड, यहाँ ले लो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ सिक्स्थ रिप तक, कहाँ से, सेकेंड से लेके सिक्स्थ रिप मिलकर बनाती हैं अपर कोस्टल सीरीज पेयर में, दोनों तरफ में। सो इट इज फॉर्म्ड बाय सेकेंड टू सिक्स्थ पेयर ऑफ रिप्स। और ये क्या करेगी, आपके एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर को तो इंक्रीज करेगी, साथ ही साथ ट्रांसवर्स को भी इंक्रीज करता है। कैसे, इसमें होते हैं दो टाइप के मूवमेंट। जो पहला मूवमेंट है दैट इज पंप हैंडल मूवमेंट। इसे बहुत अच्छे से पढ़ना, इनमें 2 मार्क्स के लिए अलग से क्वेश्चन आता है और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पंप हैंडल मूवमेंट क्या होता है, जैसे इंस्पिरेशन में अपन ने पहले ही देखा कि मैंने बता दिया, एक तो हमारे डायफ्राम का रोल है, इसके साथ साथ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। तो जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, एलिवेशन ऑफ रिप्स हमें देखने मिलेगा। एलिवेशन का मतलब है रिप्स थोड़ा सा ऊपर उठती हैं, आप कभी भी करके देख लेना। इसके साथ साथ जो हमारा स्टर्नम है वो भी एक तो अप बढ़ जाता है, आप कभी इंस्पायरेशन करो, साथ ही साथ क्या होगा, फॉरवर्ड मूव करेगा, आप करके देखना। ऐसे हम इंस्पिरेशन करेंगे, रिप्स उठी हुई मिलेंगी, आपके स्टर्नम भी थोड़ा सा अपबट, और हम देखें तो फॉरवर्ड मूव करता है, तो क्या होगा, अपबट हो रहा, फॉरवर्ड हो रहा, तो आपका जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर था, ऐसे आप करके देख सकते हैं, ये डायमीटर आगे पीछे का डायमीटर बढ़ जाएगा। सो दे इंक्रीज द एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ थोरेसिक केज, और इसे बोला जाता है पंप हैंडल मूवमेंट। अब इसी टाइम पर आप लोग नोट करना कि जब ये हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ रहा थोरेसिक केज का इंस्पिरेशन में, आगे और पीछे का, साथ ही साथ अगर हम देखें ट्रांसवर्स डायमीटर, इस तरफ भी डायमीटर दोनों तरफ इंक्रीज होता है, तभी बोलते हैं कि 56 का सीना फुलाओ, क्योंकि एंटेरो पोस्टीरियर और ये हम देखें तो ट्रांसवर्स भी। तो जो ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ता है, ये बढ़ता है बाय द हेल्प ऑफ बकेट हैंडल मूवमेंट। बकेट हैंडल मूवमेंट, इसमें क्या होगा, जब ये प्रोसेस चल रही है बिल्कुल साइमल्टेनियसली, जो हमारी रिप्स थी वो एलिवेट तो हो रही थी अपवर्ड, इसके साथ साथ दे ऑल्सो मूव आउटवर्ड। कैसे मूव करेगी, एक तो अपवर्ड साथ ही साथ आउटवर्ड। और रिप्स का जो पर्टिकुलर पार्ट मूव करता है दैट इज आर्चेस। अब आर्चेस क्या, रिप्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, बीच में ये जो घुमा हुआ स्ट्रक्चर होता है ना, इसे ही बोलते हैं आर्चेस, आप सेंट्रल पार्ट भी बोल सकते हो। और जैसे ये आउटवर्ड मूव करेगा, सिंपल सी बात है, हमारी थोरेसिक केज का ट्रांसवर्स डायमीटर भी इंक्रीज होगा। आप लोग खुद प्रैक्टिकल करके इसे देख सकते हो। सो इट इंक्रीज द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द थोरेसिक केज। इसके बाद अब हम बात करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की, दैट इज लोअर कोस्टल सीरीज। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट पेयर आया थोरेसिक लिड में, सेकेंड से जो सिक्स्थ पेयर थे उनने बनाया अपर, तो इसके बाद के जो पेयर हैं सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ, सेवंथ टू टेंथ पेयर जो रिप्स का रहेगा वो हमारा बनाता है लोअर कोस्टल सीरीज। क्योंकि इसके बाद 11 और 12 तो वो अपन ने पहले भी देखा कि फ्लोटिंग रिप्स रहती हैं, वो जुड़ी भी नहीं होती, तो उनका उतना रोल नहीं है। किस किस का रोल रहेगा, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ, इनने मिलकर बनाया लोअर कोस्टल सीरीज। इसके बाद अब क्या होता है, दे ऑल्सो इंक्रीज द ट्रांसवर्स डायमीटर। ये भी ट्रांसवर्स डायमीटर ही इंक्रीज करेंगी, किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ बकेट हैंडल मूवमेंट। कि इसमें आपकी जो रिप्स हैं वो आउटवर्ड है ना, जैसे अपन ने यहाँ पर देखा, आउटवर्ड क्या करेंगी, फेसेस करेंगी या फिर मूव करेंगी। इसके बाद जो लास्ट स्ट्रक्चर है दैट इज डायफ्रागम, जो कि हमारी मसल भी है, चीफ मसल ऑफ रेस्पिरेशन, दोनों में रोल है, इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपायरेशन में। तो ये क्या करती, कभी भी आप जब इंस्पिरेशन करते हो ना, जैसे मैंने बताया, डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। मान लो नॉर्मल पोजीशन डायफ्राम की ए थी, ठीक है, कैसे हम समझने के लिए, ए है डायफ्राम, ए नॉर्मल पोजीशन थी। जैसे ही हम इंस्पिरेशन करते हैं, डायमीटर आप कभी देखना, आपको एक फोर्स लगेगा जैसे नीचे कुछ आ रहा हो, तो होता क्या है कि आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जाता है नीचे इंस्पिरेशन के टाइम। तो अब देखो कौन सा डायमीटर बढ़ेगा, मान लो इतना डायमीटर था, तो अब आपका डायफ्राम नीचे गया, वर्टिकल डायमीटर को इंक्रीज करता है। जैसे ही एक्सपायरेशन होगा, नॉर्मल पे आ जाएगा, फिर से डायमीटर कम हो जाएगा। सो इट इंक्रीज द वर्टिकल डायमीटर, कैसे, बाय डिसेंडिंग, नीचे जाकर वर्टिकल डायमीटर को इंक्रीज करेगा। तो ये थे मूवमेंट ऑफ थोरेसिक केज जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं मूवमेंट्स ऑफ लंग्स की।
कि पर्टिकुलरली ड्यूरिंग रेस्पिरेशन लंग्स में क्या क्या मूवमेंट देखने मिलेंगे। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो समझना ज़रूरी है, जैसे कि जो हमारे लंग्स है ना, इनमें एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है और लंग्स क्या करते हैं, अपने आप को अंदर की तरफ खींचते हैं। वहीं पर अगर हम चेस्ट वॉल की बात करें तो चेस्ट में एक प्रॉपर्टी होती है, वो अपने आप को बाहर की तरफ खींचती है। मीन्स एक बाहर रिकॉइलिंग कर रहा, कौन, चेस्ट वॉल, और अंदर की तरफ रिकॉइलिंग कौन कर रहा, लंग्स। तो चेस्ट वॉल है बाहर की तरफ, लंग्स अंदर की तरफ, दोनों प्रेशर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसको मेंटेन करने के लिए जो हमारी प्लूरल लेयर है, लंग्स में होती है ना प्लूर, मान लो ये लंग्स है, इसके बाहर की जो कवरिंग प्लूरल लेयर है ना, इसी में होता है इंटरप्लूरल फ्लूइड, तो दो लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है, विसरल और पैराइटल। यही एक प्रेशर डेवलप करता है जिसे हम बोलते हैं इंटरप्लूरल प्रेशर, या फिर आप भी बोल सकते हो थोरेसिक प्रेशर। तो ये किस किस के बीच में लगेगा, चेस्ट वॉल जो बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही है, लंग्स जो अंदर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, इन दोनों के बीच में प्रेशर मेंटेनेंस का काम करता है। इसे हम थोरेसिक प्रेशर भी बोलते हैं और इसे हम हमेशा नेगेटिव कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी वैल्यू देखें कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ये हमेशा कम ही होता है, दैट्स वाई नेगेटिव प्रेशर। अब होता क्या है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये जो प्रेशर है ये मोर नेगेटिव हो जाता है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ये जो प्रेशर है ये लेस नेगेटिव हो जाता है। अब इन सब के बाद जो मैंने पर्टिकुलरली रिकॉइलिंग वाली प्रॉपर्टी बताई लंग्स की, इसे हम बोलते हैं कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स। इसका मतलब क्या हुआ कि लंग्स हमेशा कोलैप्स करने के लिए तैयार होते हैं, आप ये बोल सकते हो। कोलैप्स करना क्या, सिकुड़ना, कंप्रेस करना, चिपक जाना। जैसे एक बलून होता है, बलून को आप फुलाओ, हवा भरो, उसे आपस छोड़ दो हवा में, आप देख रहे हो वो बिल्कुल एकदम चिपक जाता है। सेम एस लंग्स में क्या होता है, लंग्स आर अंडर कंस्टेंट थ्रेट टू कोलैप्स इन बोथ एक्टिव एज वेल एज रेस्टिंग कंडीशन। चाहे कोई एक्टिव कंडीशन हो, जब एक पर्सन फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा, वॉकिंग कर रहा, रनिंग कर रहा, या फिर वो स्लीपिंग वाली कंडीशन हो, रेस्टिंग, दोनों में ये प्रॉपर्टी होती है लंग्स की, कोलैप्सिंग की, कि वो चिपकने की आशंका में होती है, थ्रेट करके वर्ड लिखा है। इसके अलावा इट इज़ ड्यू टू सम कंडीशन और सम फैक्टर्स, किसके वजह से, कुछ फैक्टर्स होते हैं। क्या फैक्टर्स होंगे, पहली चीज़ है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लंग्स टिश्यू। जैसे एक बलून होता है, अब बलून क्या होता है, आप हवा भरो, इलास्टिक ही तो होती है एक हिसाब से रबर, तो वो चिपकने की कोशिश करती है एक दूसरे के पास आने की। तो आपने हवा भर दी तब तो हवा थी, जैसे ही आपने छोड़ा उसकी हवा निकली, वो आपस में चिपकने की कोशिश करते। वही चीज़ है इलास्टिक टिश्यू ऑफ लंग्स सो रिकॉइलिंग, ए रिकॉइलिंग शो करते हैं। और क्या होगा यहाँ पर, हम देख कंस्टेंट रिकॉइलिंग एंड ट्राई टू कोलैप्स द लंग्स, और वो चिपकने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो इसका कॉज है कोलैप्सिंग टेंडेंसी का, दैट इज सरफेस टेंशन, और ये किसको थ्रू होती है, एक फ्लूइड के थ्रू, जो कि फ्लूइड किससे सीक्रेट होता है, आपकी एल्वियोलर इपिथेलियल सेल से वो एक फ्लूइड सीक्रेट करेंगी इसके सरफेस पर एल्वियोलाई के, और वो भी टेंशन जनरेट करके ना चिपकाने की कोशिश करता है। अब आप बोलोगे भैया ये तो बहुत गड़बड़ है, अगर हमारे लंग्स कोलैप्स हो गए, चिपक गए, जैसे एक बलून होता है, अगर एक बार चिपक गया फिर उसको फुलाने में बहुत दिक्कत जाती है। सेम ऐसे अगर हमारे लंग्स कोलैप्स हुए, मतलब पर्सन की वो डेथ कॉज कर सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो अब इससे बचे कैसे, तो हमारी बॉडी में ही कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं इस कोलैप्सिंग टेंडेंसी को। सो फॉर्चुनेटली देयर आर सम फैक्टर्स विच प्रिवेंट कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स, और लंग्स को चिपकने से रोकते हैं ताकि वो फंक्शन करते रहें। कौन कौन से फैक्टर हैं, जो हमारा पहला फैक्टर रहेगा यही इंट्राप्लूरल प्रेशर, जो मैंने बता दिया ना कि दोनों के बीच में मेंटेनेंस कर रहा, तो पहला तो यही है। किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, इंटरप्लूरल फ्लूइड के थ्रू। डिटेल में मैं इसको आगे बताऊंगा इसकी आगे वाली स्लाइड में। अभी बस आप लोग ये समझो कि ये क्या करता है, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। इसका रीजन मैंने बता ही दिया, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमेशा कम रहता है। हाँ, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये लेस मोर नेगेटिव हो जाता है, और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ये लेस नेगेटिव हो जाता है। तो इसके अलावा ये क्या करेगा, कीप्स लंग्स एक्सपांड, लंग्स को हमेशा एक्सपांड करके रखता है। तो क्या करेगा, प्रिवेंट कोलैप्सिंग टेंडेंसी, लंग्स को चिपकने नहीं देता। दूसरा जो फैक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या होता है, ये होता है सरफेस एक्टिंग मटेरियल। क्या है, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल विच एक्ट ऑन दी सरफेस। कौन सा सरफेस, यही एल्वियोलर सरफेस। और ये क्या करता है, जो सरफेस टेंशन थी ना, एल्वियोलर फ्लूइड प्रोड्यूस कर रहा था जो कि कोलैप्सिंग टेंडेंसी कॉज कर रहा था,
उसी सरफेस टेंशन को लोअर कर देगा, डिक्रीज कर देगा। और सरफेस टेंशन डिक्रीज हुई है तो कोलैप्सिंग टेंडेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि लंग्स कोलैप्स नहीं होंगे, प्रिवेंट हो जाएंगे कोलैप्स होने से। इसके अलावा अगर हम इसके सोर्स की बात करें कि भैया कहाँ से सीक्रेट होता है, तो दो मेन सोर्स हैं। पहला जो हमारा सोर्स है दैट इज टाइप 2 एल्वियोलर इपिथेलियल सेल। अब बोलोगे भैया ये क्या है? अब देखो, जो हमारी जनरली हमने रेस्पिरेटरी यूनिट पढ़ी थी ना, इसी में आप बोल सकते हो कि जो पैरेन्काइमा ऑफ हेल्बोलाई है, यह लंग है, दो टाइप की सेल से मिलकर बनी होती है। एक होती है टाइप 1 और एक होती है टाइप 2। तो टाइप 1 होती है स्क्वैमस इपिथेलियल सेल नेचर में, और पर्टिकुलरली आपकी जो टाइप 2 एल्वियोलर सेल है ये होती है क्यूबाइडल इपिथेलियल सेल, तो ये भी सीक्रेट करेंगी। इसके साथ साथ एक और सेल होती है हमारी क्लारा सेल या क्लेरा सेल, ये भी आपके ब्रोंक्यूल्स में, लंग्स में सिचुएटेड होती हैं, ये भी प्रोड्यूस करती हैं सरफेक्टेंट को। इसके अलावा अगर हम कुछ नेचर या केमिस्ट्री की बात करें, कुछ प्रॉपर्टीज़ की, तो जो हमारा सरफेक्टेंट है इट इज़ लिपोप्रोटीन इन नेचर। लिपो एंड प्रोटीन लिपिड से भी मिलकर बना होता है, स्पेसिफिकली फॉस्फोलिपिड होते हैं, और प्रोटीन से मिलकर भी बना होता है। इसके अलावा इसका रोल तो एक तो यही रोल है कि ये क्या करता है, हमारे सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है और कोलैप्सिंग टेंडेंसी को प्रिवेंट करता है। इसके साथ साथ इसका डिफेंस और इन्फ्लामेशन में भी मेजर रोल होता है, यानी कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में। तो ये था हमारा मूवमेंट्स ऑफ लंग्स, कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स, उसका कॉज, साथ ही साथ उसका प्रिवेंशन के किस तरीके से वो प्रिवेंट होती है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी प्रेशर्स की, और स्पेसिफिकली यहाँ पर हमें दो मेन टाइप के रेस्पिरेटरी प्रेशर देखने मिलते हैं। पहला है इंट्राफ्लूलर प्रेशर और दूसरा जो हमारा रहेगा दैट इज इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। तो स्टार्ट करते हैं इंट्राफ्लूलर प्रेशर से। अब जैसे कि बड इंडिकेट प्रेशर मतलब दाब हो गया अगर हम हिंदी में बोलें, और इंट्रा का मतलब होता है अंदर, आप समझ लो, और प्लूरर जो निकला, प्लूरा होती है हमारे लंग्स की कवरिंग। इसमें भी दो लेयर होती हैं, एक इनर लेयर होगी जिसे हम बोल देते हैं इनर विसरल लेयर, आउटर की लेयर को बोला जाता है पैराइटल लेयर, है ना, पैराइटल प्लूरा, और इन दोनों के बीच में जो कैविटी होगी इसे बोला जाता है इंटरप्लूलर कैविटी या प्लूलर कैविटी। और इसी के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम प्लूलर फ्लूइड या इंटरप्लूलर फ्लूइड कहते हैं, और यही फ्लूइड है इन लेयर के बीच में एक प्रेशर एक्सिस्ट करता है, एग्जर्ट करता है, उसे ही हम बोल देते हैं इंट्राफ्लूलर प्रेशर। सो इट इज द pressure existing in pleural cavity by the help of pleural fluid। इसके अलावा इसे हम एक और नाम देते हैं दैट इज इंट्राथोरेसिक प्रेशर। इसके अलावा अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो जैसे इससे पहले भी हमने देखा कि इट प्रिवेंट कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स। लंग्स की जो कोलैप्सिंग टेंडेंसी है, लंग्स को चिपकने से रोकता है, कंप्रेस करने से, ताकि रेस्पिरेटरी फेलियर ना हो। जो सेकेंड प्रेशर है दैट इज इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। इंट्रा का मतलब फिर से अंदर, एल्वियोलर का मतलब एल्वियोलाई जो रेस्पिरेटरी यूनिट बना रही थी, प्रेशर, उनके अंदर जो प्रेशर लगे, एक इसके थ्रू लगेगा बाय द हेल्प ऑफ एल्वियोलर फ्लूइड, जो एल्वियोलर एपिथेलियम फ्लूइड सीक्रेट करती है ना, उसी से। सो इट रेफर्स टू प्रेशर एक्सिस्टिंग इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स बाय एल्वियोलर फ्लूइड। इसके अलावा जो हम इसे एक और नाम देते हैं दैट इज इंट्रा पल्मनरी प्रेशर। पल्मनरी मतलब लंग्स, क्योंकि लंग्स के अंदर लग रहा। तो अब आप लोग बोलेंगे भाई ये भी तो लंग्स के अंदर ही लगा, हम देखें तो प्लूरा में, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एल्वियोला एकदम लंग्स के अंदर है, तो लंग्स के अंदर इसीलिए हम बोल रहे हैं इंट्रा पल्मनरी। थोरेसिक क्योंकि देखो लंग्स की कवरिंग है प्लूरा, बाहर की तरफ लग रहा, दैट्स बाय इंट्रा थोरेसिक प्रेशर, इसे हमने कहा। इसके अलावा अगर हम इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर के फंक्शन देखें तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है गैस एक्सचेंज में। मीन्स एनवायरनमेंट से क्या होता है कि बाहर के एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमारी एल्वियोलाई में जाती है, और फिर एल्वियोलाई से यही ऑक्सीजन कहाँ चले जाती है, ब्लड में। और कार्बन डाइऑक्साइड में जस्ट ऑपोजिट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से आएगी आपके एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से आपके एटमॉस्फेयर। तो इसी में इसका जो प्रेशर होता है वो समटाइम्स इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता रहता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ताकि प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज हो सके। इसके अलावा एट दी एंड हमारी लास्ट एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है दैट इज कॉम्प्लिएंस। और कॉम्प्लिएंस का मतलब होता है एक्सपांसिबिलिटी ऑफ लंग्स और थोरेक्स। मतलब ये जो होता है ना, हम आप कितना ज़्यादा थोरेसिक कैविटी और लंग्स को एक्सपांड कर सकते हो। सो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लंग्स एंड थोरेक्स
टू एक्सपांड, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, टू एक्सपांड। और इसको भी हम दो टाइप में क्लासीफाइड करते हैं। एक रहेगा स्टैटिक कॉम्प्लियंस, तो ऐसा कॉम्प्लियंस रहेगा जो स्टैटिक कंडीशन में, मतलब जब कोई पर्सन ने ब्रीदिंग रोक के रखी है उस टाइम पर हम मेजर कर रहे हैं तो स्टैटिक कॉम्प्लियंस। एक होता है डायनामिक कॉम्प्लियंस, एक कब मेजर किया जाता है, ड्यूरिंग एक्टिव कंडीशन या डायनामिक कंडीशन, मतलब जब एक पर्सन ब्रीदिंग ले रहा है उस टाइम पर आप जो एक्सपांसिबिलिटी नोट करते हो दैट इज डायनामिक कॉम्प्लियंस। तो ये था हमारा पूरा मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन, जिनमें हमने मसल का रोल देखा, थोरेसिक कैविटी के मूवमेंट देखे, साथ ही साथ लंग्स के मूवमेंट देखे और साथ ही साथ ये कुछ प्रेशर देखे। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।